सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ का देश के कई राज्यों में विरोध लगातार तेज हो रहा है। भारी विरोध के बीच सेना की ओर से अग्निपथ योजना के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अग्निपथ योजना के जारी हुई नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो जाएगा। 8वीं और 12वीं के पास युवा इस योजना के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एक और अग्निपथ स्कीम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो दूसरी ओर इस योजना का विरोध नहीं थम रहा। विरोध के नाम पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अब राजनीति भी जमकर गरमा रही है और उसी से जुड़ी 11 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें, जहां आज जाम लगा रहा तो कहीं ट्रेन रोक दी गई, कहीं प्रदर्शन उग्र भी होता दिखाई दिया। तो अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन सेना की तरफ से एक तरफ जारी कर दिया गया है तो दूसरी तरफ सड़क पर है युवा। क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, क्या नोएडा, क्या बिहार, हर जगह इस स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हां, आज ये जरूर राहत की खबर रही कि अब तक हमने देखा कि जो प्रदर्शनकारी थे वो टारगेट कर रहे थे ट्रेन्स को, तो इसी के मद्देनजर बहुत सारी ट्रेन, 500 से ज्यादा लगभग ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। पहले ही रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी कि कहीं प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पर ना पहुंच जाएं और ट्रेन को निशाना ना बनाएं। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे देश में हो हल्ला मचा हुआ है और इसी से कई सवाल भी जन्म लेते हैं। सवाल नंबर 1 है कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ शहर शहर में आखिर हंगामा क्यों हो रहा है। सवाल नंबर 2, अग्निपथ स्कीम के विरोध के नाम पर आखिर क्यों सियासत गरमाई है, क्यों राजनीति गरमाई है। और सवाल नंबर 3 जिसको लेकर मैं आई हूं कि अग्निपथ स्कीम पर क्यों भ्रम की स्थिति युवाओं में बनी हुई है, क्यों सड़क पर युवा उतरकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं कहीं पर वो विरोध प्रदर्शन हिंसक भी होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। आज भी हमने देखा कि कितना लंबा जाम कई घंटों तक लगा रहा, जिसकी वजह से लोग हलकान रहे हैं। हालांकि आज इतनी धूप नहीं थी, इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन सोचिए आप कि जिस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जगह जगह 500 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। हजारों ऐसे यात्री हैं जो इस वक्त स्टेशन पर फंसे हुए हैं। उन्हें कहीं पर जाना था, वो स्टेशन पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर पता चला है कि ट्रेन नहीं आई है। तो ये आखिर भ्रम की स्थिति क्यों बनी हुई है और जगह जगह से इस तरह से हंगामा क्यों बरपा हुआ है। मैं अब गेस्ट का रुख करूंगी, उनका तारुफ आपसे करा देती हूं। हमारे साथ जोगिंदर मोर्जी, प्रवक्ता कांग्रेस के फिलहाल जुड़ गए हैं और साथ ही साथ ओंकार सिंह, प्रवक्ता है INLD के, ये जुड़ गए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ देर बाद जुड़ जाएंगे और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जोगिंदर जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। इस वक्त जो देश में हो रहा है, क्या वो सही दिशा में हो रहा है? यही तरीका है एक सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का? देखिए, ऐसा है कि जब सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन होता है तो बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन होता है तो कुछ तत्व ऐसे घुस जाते हैं उसमें, ऐसा हो सकता है। लेकिन सरकार को चाहिए कि सरकार की कोई पहल नहीं नजर आ रही है किसी प्रकार से। विषय ये नहीं है कि इस आंदोलन को इस प्रकार से कोई स्थिति में पहुंचाने के लिए सरकार जिम्मेदार है। आप देखिए कि कितने दिनों से नहीं, आप सरकार कैसे जिम्मेदार है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आकर कहा था कि आप उतरिए, सड़क पर उतरिए, आप इस तरह से ट्रेन को आग लगाइए, आप इस तरह से पटरियों को उखाड़िए? ये किस तरह से, ये क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आके कहा था कि आप ऐसा करिए? ये नहीं, बात ये नहीं। आप बात समझने की फिर कोशिश कीजिए, आप बात समझने की फिर कोशिश कीजिए कि आंदोलन है, आंदोलन को संवैधानिक तरीके से चलाना चाहिए, सभी मानते हैं। आंदोलन दिखाई देता है आपको? ये आंदोलन किस तरह से होता है? आंदोलन उस तरह से होता है जिस तरह से किसानों ने बैठकर बॉर्डर पर किया था। ये आंदोलन है, ये हिंसक प्रदर्शन है। आप समझ रहे हैं कि कितनी सरकारी प्रॉपर्टी सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि वो इस स्थिति तक पहुंचने ना दे, इस स्थिति तक आंदोलकों के भी पहुंचने ना दे। सरकार जिम्मेदार है।
कभी भी हिंसक आंदोलन सफलता नहीं होते। अहिंसक आंदोलन, और आप देखेंगे ना, जो अहिंसक आंदोलन भी अगर किसानों ने किया था तो 1 साल तक सरकार की कान पर जू नहीं रहेगी थी, आपको ध्यान है। शांतिपूर्वक रहा था ना। इस तरह की तस्वीरें हमने किसान आंदोलन में नहीं देखी हैं। और सरकार की जिम्मेदारियां बनती है कि वो आंदोलन को इस रूप में कभी न जाने दे। सरकार खुद चाहती है, सरकारें करवाती है आंदोलन को फेल करवाने। ठीक है, सरकार चाहती है तो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? जोगिंदर जी, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? वो तो कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं युवाओं के बीच में। हमारी माननीय अध्यक्ष जी ने एक पत्र जारी किया और उस पत्र में सभी देश के युवाओं से अपील की। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि हम संवैधानिक तरीके से इस मुद्दे पे देश के युवा के साथ है और हम इस अग्निपथ योजना का विरोध करते हैं और संवैधानिक तरीके से जो है आंदोलन करें, और युवाओं से अनुरोध किया कि आत्महत्या ना करें, किसी प्रकार का इस प्रकार से कोई शामिल ना हो। ये कांग्रेस पार्टी ने अपील की है माननीय सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखकर, और बार बार जितने भी हमारे नेता अपील का असर दिखा आपको? अपील का असर दिखा? सांसद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और सभी भाषणों में कांग्रेस पार्टी बार बार अपील कर रही है इस बात के लिए कि शांतिपूर्वक आंदोलन के पक्षधर में है कांग्रेस पार्टी। जोगिंदर जी, एक बात और मुझे क्लियर करिए कि आज जंतर मंतर पर सत्याग्रह देखने को मिला, लेकिन ये कंफ्यूजन की स्थिति पूरे दिन बनी रही कि वो सत्याग्रह आपने राहुल गांधी के लिए किया है या फिर वो अग्निपथ योजना के खिलाफ किया गया है। ये असमंजस की स्थिति रही है। आप जरा साफ कीजिए, या दोनों मुद्दों को लेकर संयुक्त रूप से आज धरने पर बैठ गए थे आप? देखिए, कल हमने सत्याग्रह किया था बिल्कुल अग्निपथ के लिए, और आज जो हमारी कॉल थी, लेकिन उसके साथ ही भारत बंद का काल आ गई थी। तो जब देश के अंदर इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे होते हैं और विचार मंथन होता है, तो वहीं से दोनों मुद्दों की बात होती है। आज हमने ईडी जो मतलब ईडी का दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए कॉल की थी, जंतर मंतर पर सत्याग्रह की। ठीक है, ओंकार सिंह जी, मैं आपके पास आती हूँ। आप किस तरह से देख रहे हैं ये, इस तरह से शहर शहर हंगामा बरप रहा है, रेल की पटरियां उखाड़ी जा रही हैं, करोड़ों की ट्रेन को आग लगा दी गई है। वो सरकारी, ये बीजेपी की ट्रेन नहीं है, वो सरकार, वो हम लोगों के, आप लोगों के टैक्स से ही बनाई गई है, वो हमारी सुविधाओं के लिए ही है। लेकिन इस तरह से प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देना, क्या और कोई तरीका नहीं है कि हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं? यही एक तरीका है। जी, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से देश के युवाओं, प्रदेश के युवाओं को अपील करूंगा, हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि कृपया हिंसा का मार्ग ना अपनाइए। आप अपने अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए, अपना ज्ञापन दीजिए, प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगिए, मंत्री से, रक्षा मंत्री से मिलने का समय मांगिए। लेकिन ऐसे देश और प्रदेश की संपत्ति को बर्बाद करना देश के हित में भी नहीं है, हमारे अपने हित में भी नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति आफ्टर ऑल हमारी ही है। अब मैं आता हूं अग्निपथ योजना में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, अग्निपथ योजना में सरकार ने कहा कि 4 वर्ष के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा, उसमें से 25% युवाओं को बाद में पक्का कर दिया जाएगा और बाकी के युवाओं को वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, अन्य सर्विसेज में, और 10% उसमें रिजर्वेशन भी दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से, इन्होंने देश को प्रयोगशाला क्यों बना दिया? क्यों इन्होंने देश की जनता को प्रयोगशाला की वस्तु बना दिया? कभी नोटबंदी के नाम पर जनता पर प्रयोग किया जाता है, जीएसटी के नाम पर व्यापारियों पर प्रयोग किया जाता है, आपातकाल के बराबर लॉकडाउन लगा दिया जाता है एकदम से, और व्यापार बेचारे बिहारियों पर, यूपी वालों पर एकदम से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कृषि बिल ले आते हैं, किसानों पर प्रयोग किया जाता है। अब ये युवाओं पर प्रयोग, एक फौज ऐसी चीज है जिसके बारे में ना तो कोई शंका होनी चाहिए, ना ही कोई शिकवा होना चाहिए। फौज है तो हम हैं। सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं चलना चाहिए। अब सरकार चाहती क्या है? अगर आप कोई नई योजना लाना चाहते हो, लोकतंत्र है, राजा तंत्र नहीं है। लोकतंत्र में राजा मां के पेट से पैदा नहीं होता, लोकतंत्र में राजा जनता चुनती है। आज के सत्ता पक्ष के लोग ये दो अलग अलग एजेंडों पर काम कर रहे हैं। जब इन्होंने वोट लेनी होती है तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इनका सहारा लेके वोट लेते हैं, और जब कार्यप्रणाली की बात आती है तो लोकतंत्र को भूल कर ये राजतंत्र की तरह एक आधी रात को। ओंकार सिंह जी, ये नहीं, मेरा मकसद ये है कि आप ये देखिए कि अब ठीक है, योजना लाई सरकार,
उसके बाद उसके प्रोन्स और कॉन्स पे, उसकी जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, इस पे बात होनी चाहिए थी। लेकिन आज टीवी डिबेट्स किस पर हो रही हैं? अब टीवी डिबेट्स किस पर हो रही हैं? टीवी डिबेट्स इस पर हो रही हैं कि किस तरह से युवा भटक गया है, उनको भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि वो प्रदर्शन करते, अगर वो आंदोलन ही करना तो शांतिपूर्ण तरीके से करिए ना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप ट्रेनों को आग लगा देंगे, पटरी उखाड़ देंगे। समझ रहे हैं आप? सबसे पहले युवाओं से अपील की कि आंदोलन अपील आपने की है, लेकिन उस अपील का असर हमें दिख नहीं रहा ना ग्राउंड पर। आज भी कितने सारे 500 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हैं ओंकार सिंह जी। हजारों लोग स्टेशन पर फंसे हुए हैं। उनके युवाओं के जो हित हैं उनकी जानकारी सबको है, हमें भी है, सरकार को भी है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि आम लोगों को परेशानी ना हो। देखिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर डिबेट पर बुलाया तो हमारे को बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे पहले आप बोले हैं ना, लेकिन आप सवाल तो सुनेंगे ना। पूरी हो लेने दीजिए। बोलिए। कहने का मतलब है, अगर सरकार ने कोई ऐसी योजना लानी है, 4 वर्ष के लिए फौज में भर्ती करना ही है, तो कम से कम कोई इसके बारे में सर्वे किया जाए, युवाओं के प्रतिनिधियों से बात कर ली जाए। आप जिसका फायदा करना चाहते हो, पहले आप किसानों का फायदा करना चाहते थे, किसान नहीं मांग रहे थे। अब आप जबरदस्ती युवाओं का फायदा करना चाहते हो, युवा नहीं मांग रहे हैं। देखिए, आप कहते हो 4 साल के बाद 25% युवाओं को पक्का कर दिया जाएगा। युवा नहीं मानेंगे तो इस तरह से क्या ये लोग भर्ती होंगे क्या वाकई में सेना में, जो इस तरह से हिंसक प्रदर्शन करेंगे? आप बताइए जरा, आप ही समझाइए। बात तो कीजिए। मैं कहता हूं 25% आपने पक्का करना है। आप नौकरियां ही 25% निकाल दीजिए और 25% में ही भर्ती कर लीजिए। पिछले 3 साल से कोरोना की वजह से फौज में भर्ती नहीं हुई है। और बहन जी, मैं आपको एक बात बताना तो इसीलिए तो उम्र भी घटाई गई ना। जो बच्चे कंसर्न को देखते हुए सरकार ने उम्र घटाई, 17.5 वर्ष उम्र रखी है। देखिए, मेरे को बात तो पूरी कर लेने दीजिए। जो बच्चे फौज में भर्ती होना चाहते हैं, 3-4 साल तैयारी करते हैं, 4 साल तैयारी करने के बाद क्या 4 साल के लिए नौकरी करेंगे? ये तो सोचने की बात है। हाँ, अगर युवा हिंसात्मक तरीका का प्रयोग करता है तो वो गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूं। ठीक है, आपकी बात आ गई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कमांडो रामेश्वर शरण भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी आ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। रामेश्वर जी, मैं आपसे ही समझना ये चाहूंगी, देखिए सेना ने तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, यानी कि ये साफ है कि अभी तो फिलहाल जैसा जो अग्निपथ योजना है वो वैसे ही चलेगी, सरकार का रुख साफ है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं युवाओं को कि कुछ युवा, मैं सबको नहीं कह रही हूं, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनको भड़काया जा रहा है इस योजना के जरिए, और संपत्ति को, जो हमारी और आपकी संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात पहुंचाने का। आप बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देश के युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि ये देश हमारा है, देश की संपत्ति भी हमारी है, तो प्राय मेहरबानी वेश में आके या जोश में आके इसको नुकसान ना पहुंचाए। और उसके साथ साथ दूसरी जो रिक्वेस्ट है, मैं ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से आए दिन एक न्यूज सुनने में आ रही है कि फलाने बच्चे ने सुसाइड कर लिया, हताश होकर के, जो नया एक प्रकरण जो भर्ती को लेकर के आया है, तो मैं एक चीज और साथ में यहाँ पे आह्वान करूंगा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। जो निराश होने वाले लोग हैं वो कभी सैनिक नहीं बन सकते। सबसे पहले तो आप लोग हिम्मत से काम लीजिए। और रही बात, अगर डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र की बात करता हूं मैं, कोई चीज अगर हमारे को नहीं अच्छी लग रही, नहीं पसंद आ रही, मीन्स देश जो अस्मिता और इज्जत की बात करते हैं, हम देश की देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, तो पॉइंट रहेंगे जिनके ऊपर हमारे को बात करने की जरूरत है। क्योंकि काफी लंबे टाइम से एक सैनिकों का एक डिमांड रहा है OROP को लेकर के, 1 रैंक 1 पेंशन को बात कर रहे थे हम लोग, डिमांड कर रहे थे कि 1 रैंक पेंशन होना चाहिए। लेकिन जो अब नई मौजूदा स्कीम आई है, यहाँ पे तो 9 रैंक और 9 पेंशन वाला नहीं, तो 1 रैंक 1 पेंशन का भी विरोध हुआ था, CDS की नियुक्ति की गई, उसका भी विरोध हुआ था जी। अगर नए थिएटर कमांड सेंटर बनाया गया, उसका भी विरोध हुआ था। अगर कोई चीज जबरदस्ती कोई चीज अगर जनता पे थोपी जाएगी तो विरोध तो लाजिम है, लेकिन विरोध करने का जो तरीका है
वो हिंसात्मक रहे, शांति प्रिय रहे, और जो डेमोक्रेसी तरीके शांति जो चीज आज उठा करके हम लोग कर सकते हैं उसको करना चाहिए। अभी आपको मैं सुन रहा था कि आपने किसान आंदोलन के बारे में बताया, किसान आंदोलन बड़े अच्छे से चला था बगैर हिंसा के। तो मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा, बीते कुछ टाइम जब किसान आंदोलन कर रहे थे उस टाइम पे भी किसानों को खालिस्तानी से लेकर के पाकिस्तानी आतंकवादियों पता नहीं था। पहले हमारे आज के नहीं तो इस तरह से किसानों ने क्या ट्रेन में आग लगा दी थी क्या, पटरी उखाड़ दी थी क्या, शांति से बैठ के प्रदर्शन किया था ना, वही एक तरीका था ना। सरकार ने सुनी ना उनकी बातें, सरकार ने बातें सुनी, कृषि बिल वापस हो गए। कभी रहेंगे। मैंने सबसे पहले एक ही चीज रखी है कि ये देश हमारा है, इसकी संपत्ति हमारी है। तो किसकी जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है कि ये देश हमारा है? तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ही जिम्मेदार है कि इस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने देश की संपत्ति को बचाने की। जी मैं आपको बात दोहरा देता हूं, मैंने सबसे पहले वही चीज कहा है कि देश हमारा, संपत्ति हमारी है, राष्ट्र हमारा है, हम तिरंगे को मानने वाले लोग हैं। हमारे जो ये नुकसान करने वाले कुछ वाकये हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। मैं सबसे पहले रामेश्वर जी अपील सब कर रहे हैं, तो फिर इस अपील का असर क्यों नहीं दिख रहा? इस अपील का असर क्यों नहीं दिख रहा है? आज भी भारत बंद बुलाया, किसने भारत बंद बुलाया ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन सब आकर जगह जगह इकट्ठा हो रहे हैं। कोई कहीं ट्रेन रोकी जा रही है तो कहीं पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप प्रदर्शन करिए, आंदोलन करिए, आपको पूरे राइट्स हैं, लेकिन तरीका तो देखिए ना आप। नफे और नुकसान ये कोई बिजनेस नहीं है कि हम इसके फायदे और नुकसान बताना शुरू कर दें, क्योंकि ये देश की आस्था और देश की भक्ति की बात है। सर्वोपरि हमारे लिए राष्ट्र होना चाहिए। इस पे फायदे और नुकसान से काम नहीं चलेगा, लोगों की भावनाओं से चलेगा, क्योंकि भावना से राष्ट्र भक्ति हुई है। दूसरी बात आप बता रहे हो कि ऐसे ऐसे आगजनी हो रही है। मैं युवाओं के आक्रोश जो है इसके प्रति एक बात कहना चाहूंगा कि एक ऐसी एज को कोई भी भड़का देगा तो वो लोग भड़क जाएंगे, नहीं भड़कना चाहिए। कुछ ऐसे वाकई किसान कौन लोग हैं रामेश्वर जी जो भड़का रहे हैं, और क्यों, जरूरत क्या है भड़काने की, समझाइए ना आप। लोग होते हैं, मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसान आंदोलन के दौरान आरएसएस के लोगों ने किसानों के अंदर जाकर के इस तरह की हिंसा भड़काई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ था? आरएसएस के लोगों ने भड़का दिया किसानों के, तो किसानों ने ट्रेन में आग लगा दी थी क्या? मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूंगा, राजनीति बहुत बेकार चीज है। लोग इन बच्चों के ऊपर राजनीति कर जाएंगे। बच्चों को संभलने की जरूरत है, देश के युवा को संभलने की जरूरत है। कभी भी ऐसे हथकंडे जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चिन्हित करके सामने लेकर आने की जरूरत है। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, मैं वीरेंद्र जी के पास जाऊंगी, बहुत काफी वक्त हो गया है और सरकार का पक्ष आना भी बहुत जरूरी है। वीरेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आपकी तरफ से सेना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, यानी कि फिलहाल तो कोई मंशा, कोई विचार करने की, पुनर्विचार करने की स्थिति तो मुझे नजर नहीं आ रही है। आप बताइए कि क्या टेक है सरकार का? प्रदर्शन तो लगातार हो रहे हैं और हिंसक भी हो रहे हैं। देखिए, ये अभी मुझसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संभवतः बोल रहे थे, रामेश्वर जी, इनका जी एक बात तो अच्छी कह रहे थे, जिस होगा आपने। वीरेंद्र जी माफी के साथ, लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ टेक्निकल इशू है कि आपकी आवाज बार बार कट रही है। आप इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करा दीजिए, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। लेकिन बाकी तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जोगिंदर मोर जी, मैं ये आपसे समझना चाह रही हूं, आपको पता है ना कि अगर किसी भी युवा पर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसके सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे सेना में भर्ती के। पता है ना ये बात? डिस्कनेक्ट हो चुका हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जोगिंदर जी, आ रही है आपकी आवाज? आपको आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, क्या करें आप बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि आपको ये पता है ना कि युवाओं को भी भली भांति ये जानकारी होगी कि अगर कोई युवा के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है इस हिंसा में, तो उनको कोई चांस नहीं रहते हैं फिर सरकारी नौकरी की, खासतौर पर सेना में। बिल्कुल, खासतौर पर सेना में नहीं। अगर मुकदमा दर्ज होता है तो बहुत बुरी स्थिति होती है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपराधिक मुकदमा दर्ज होना कोई अच्छी बात नहीं है। सेना की बहुत सी जगह जो नौकरियां होती है वहां पर डिसेबल होता है। लेकिन ये देखिए कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। अब
मनु जी फिर बात समझ। ठीक है, अमूलचूल परिवर्तन की बात आप करें जोगिंदर जी, ठीक है, पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। आप अमूलचूल परिवर्तन की बात करें, मुझे बता दीजिए कौन कौन से परिवर्तन इस योजना में बहुत जरूरी है जो तत्काल रूप में कर देने चाहिए। पूछना चाहिए कि ऐसी क्यों स्थिति, मुकदमे दर्ज हो गए तो बुरी स्थिति है। इस बुरी स्थिति में नौजवान को, युवा को लाने वाला कौन है? इस स्थिति में लाने वाले अगर है तो सरकार जिम्मेदार है इस स्थिति में युवा को लाने के लिए। उनको अगर गुमराह भी कर रही है तो सरकार कर रही है। तो सरकार मुकदमे दर्ज करा रही है क्या युवाओं पर? सरकार अगर गलत नीतियां बनाएगी तो आंदोलन होंगे। नहीं तो आंदोलन के लिए मना ही नहीं है ना। ये इस तरह से हिंसक प्रदर्शन करेंगे कि हजारों लोगों की जिंदगी को आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे ना, आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं एक व्यक्ति जिसकी कार को आग लगा दी गई, वो फूट फूट कर रो रहा था कि मैंने मेहनत से कमाई थी, मेहनत की कमाई से इस कार को खरीदा था, जिसको आग के हवाले कर दिया गया। क्या बोल रहे हैं आप? ये बिल्कुल कतई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और किसने गुमराह किया है बताओ? और किसका नाम लेंगे आप किसी का नाम दे सकते हैं? नहीं, सरकार ने गुमराह किया तो एज अ विपक्ष आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप जागरूक करें युवाओं को। आपने क्या किया? आपने क्या किया? विपक्ष की जिम्मेदारी आपने निभाई, आपने क्या किया? चिंतन होना चाहिए और सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी सरकार को। कानून लाने से पहले सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। अमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है इस देश में। ये अमूलचूल परिवर्तन क्या है ये मुझे समझाइए ना, मेरे दर्शकों को जरा समझाइए कि आप कांग्रेस कौन से अमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि इस योजना में होना बेहद जरूरी है और तत्काल रूप से लागू कर देने चाहिए। बताइए जरा कौन कौन से अमूलचूल परिवर्तन इसमें आपके हिसाब से जरूरत है? ऐसा नहीं है, वह पहले आम राय बनानी चाहिए थी। सेना में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है इस वजह से सेना का स्ट्रक्चर जो है बदला जा रहा है। क्या सेना की इतने बड़े फैसला लेना? तो सरकार कह रही है कि सेना की मरम्मत जरूरी है, इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सीडीएस की नियुक्ति भी इसीलिए की गई है, नई थिएटर कमांड सेंटर भी इसीलिए बनाए जा रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन भी इसीलिए लाया गया है। इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए और विशेष सत्र बुला के और पूरा इस पे डिस्कशन होना चाहिए लंबे। आप ये बात यही टीवी डिबेट पर बोल रहे हैं कि कहीं पर जाके सरकार के किसी नुमाइंदे को बोली है? ये बात कही है किसी जरिए, लेटर लिखा है कोई? हम कह रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं, हम सत्याग्रह के माध्यम से कह रहे हैं। हम सरकार से बार बार, भारतीय कांग्रेस पार्टी बार बार ये अपील कर रही है सरकार से कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और विशेष सत्र के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ जाए तो आप बताइएगा। ठीक है, ओंकार सिंह जी हैं प्रवक्ता INLD के, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मेरा कंसर्न दरअसल ये है ओंकार सिंह जी, ये देखिए ठीक है युवाओं को ये स्कीम पसंद नहीं आई, ठीक है उनके अपने हित हैं, उनके पूरे राइट्स हैं, लेकिन आप इस तरह से अगर आप प्रदर्शन करते हैं और वो प्रदर्शन हिंसक हो जाता है और आपका नाम बाकायदा मुकदमे में लिख दिया जाता है कि रोहित सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज है इस मामले में, तो क्या फिर भर्ती हो पाएंगे आप? आपके पास तो एक चांस था, वो भी आपने खो दिया, क्योंकि बाकायदा आपकी पूरा एक वो किया जाता है कि आपके घर पे नोटिफिकेशन भेजा जाता है कि कहीं आप किसी मुकदमे दर्ज तो नहीं है, किसी हिंसक प्रदर्शन में आप शामिल तो नहीं है। तो आप समझ रहे हैं एक मौका खो रहा है युवा इस तरह से हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने पर भी। जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी। कृपया पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा क्योंकि मेरे को नाम नहीं मालूम। मनु तेवतिया। हाँ जी मनु जी, मैं आपसे एक बात मैं भी सरकार के प्रवक्ता के तौर पर भी हमारे विपक्ष के प्रवक्ताओं से क्वेश्चन कर रही हैं। आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप पूछ रही हैं विपक्ष के प्रवक्ताओं से कि युवा ऐसे क्यों कर रहा है, वो कौन लोग हैं? अरे भाई इंटेलिजेंस सरकार की, CBI सरकार की, राज्य सरकार की बताएंगे हम? क्या हम युवा को बेरोजगार ऐसे कर रहे हैं? अरे हम तो चाहते हैं युवा बिल्कुल भी शांत रहे। नहीं, पहली बात तो ये कि सरकार के प्रवक्ता ये पहली बात तो ये ना ये सब विपक्ष के सारे प्रवक्ताओं की आदत है। सब विपक्ष के सारे प्रवक्ताओं की आदत है कि जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो सरकार के प्रवक्ता एंकर्स को बता देते हैं। ये क्या तरीका है ओंकार सिंह जी? मनोज जी सुनिए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे युवाओं को हम भड़का रहे हैं। अरे हम तो चाहते हैं हमारे देश का युवा शांति प्रिय। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि आपने भड़काया है, मैंने बोला कि आप अपील कर रहे हैं, उस अपील का असर देख रहे हैं क्या आप ग्राउंड पर? आप अभी पूछ रहे थे एक प्रवक्ता से
कि ये कौन लोग हैं, ये हम। अरे मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। मैं किससे क्या पूछ रही हूँ, मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए, आपके पास है तो। अरे आप कम से कम एक डिबेट करवा रहे हो, आप क्वेश्चन पूछिए, अच्छे क्वेश्चन पूछिए। आप पूछ रहे हैं कौन लोग थे। अरे तो वो सवाल थोड़ी अच्छा होगा जो आपको अच्छा लगेगा। ओंकार सिंह जी, मैं आपके पास, ठीक है, मैं वापस आऊंगी। मैं वापस आपके पास आऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता बहुत लंबे वक्त के बाद जुड़े हैं, उनका ठीक है, सरकार को सुन लीजिए, सरकार को सुन लीजिए। ठीक है कि आप लोग सरकार की तरफ फेवर करते हो। अगर युवाओं पे पर्चा दर्ज हो जाता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सरकार की तरफ से बोल रही हूं मैं, नहीं ओंकार सिंह जी, ठीक है, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी। प्रवक्ता हैं बीजेपी के वीरेंद्र चौहान जी, बहुत लंबे वक्त बाद जुड़े हैं और सरकार का पक्ष जानना बेहद जरूरी है। वीरेंद्र सिंह जी, अब आप बता दीजिए, सेना की तरफ से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, यानी कि कोई मूड नहीं है इस योजना पर पुनर्विचार का। आवश्यकता को इस योजना के माध्यम से पूरा करने का कार्य किया है या कदम बढ़ाए हैं, जिसकी जरूरत 80 के दशक के अंत से महसूस की जा रही थी। देश की सेना, उसके भीतर जवानी का तत्व, तरुणाई का तत्व वो बढ़े, हमारी सेना और एजाइल हो, यंगर हो, हमारे सैनिक की औसत आयु दुनिया की दूसरी अग्रणी सेनाओं की टक्कर में आकर के खड़ी हो, इस दृष्टि से, और समाज में छात्र तेज बढ़े, ऐसे अधिक से अधिक नौजवान हो जिन्होंने सेना में सेवा भी की हो, जो सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हो, ऐसा विचार करके समाज, देश और सेना के सीधे हित में जो योजना लाई गई है, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये कौन भारत विरोधी लोग हैं, ये कौन युवा विरोधी लोग हैं, ये कौन देश विरोधी लोग हैं जो इस योजना का ऐसे विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने देश हित की योजना पर राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। योजना में खामियां कहीं है नहीं, और सरकार ने और सेना ने भी ये कहा है कि जब हम कोई योजना शुरू करेंगे, उस योजना को भविष्य में अगर उसमें कहीं किसी सुधार की गुंजाइश होगी तो हम कर लेंगे। ये कोई पत्थर की वीरेंद्र जी, अभी कोई सुधार की गुंजाइश आपको नहीं दिख रही है? किस तरह से युवा हम देख रहे हैं कि सड़क पर उतरा हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जब तक इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा, इसी तरह से प्रदर्शन पूरे देश में होते रहेंगे। मनु जी, हमारे लिए अग्निपथ कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। भारत की सैन्य बलों के लिए, भारत की सेनाओं के लिए अग्निपथ देश की सेनाओं को आधुनिक करने का, देश की सेनाओं को और दमदार बनाने का कार्यक्रम है। हमारे लिए ओंकार जी की पिटी हुई, नकारी हुई पार्टी को जिंदा करने का कार्यक्रम थोड़ा ही है अग्निपथ, जो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उस कांग्रेस पार्टी के जिसको देश की जनता ने लगातार नकारा है दर्जनों चुनावों में, आपने उनका वीडियो देखा सुना होगा, वो कह रहे हैं कि देश में आग लगने वाली है, लगेगी। ये लोग जो सेना के नाम पर भी आगजनी करने के लिए नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, सैनिक भर्ती के इच्छुक नौजवानों को। कौन लोग कर रहे हैं गुमराह? कौन लोग कर रहे हैं गुमराह? और कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा? मेरी बात पूरी होने में दीजिए। सब बोले हैं खूब लंबा लंबा, मैं ये कह रहा हूँ भड़काने वाले कौन लोग हैं। राहुल गांधी का वीडियो आपने दिखा कि नहीं, उन्होंने कहा इस देश में सब तरफ आग लगने वाली है। मानो राहुल गांधी तैयारी किए बैठे थे लोगों को भड़काने की। तो इंटेलिजेंस के जरिए बीजेपी को या सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी क्या? एक सेकंड सुन तो लीजिए मेरी बात। अगर आप मेरी बात पूरी नहीं होने देना चाहती तो फिर आप कह लीजिए, मैं पहले भी मौन था, मैं अब भी मौन रह जाऊंगा। आपको ध्यान है कि राहुल गांधी और उनकी माताश्री को ईडी ने बुलाया, भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। ये लोग उस पर भी हमला करने बैठ गए, लोगों को भड़काने निकल गए, और उसी तरह के कार्यक्रमों में नहीं, योजना पर ही बात कर लेते हैं ना वीरेंद्र जी, योजना पर ही बात कर लेते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। ईडी पे पहले बहस हुई वीरेंद्र जी, क्या मुझे ठीक से सुन पा रही है? मैं अपनी बात पूरा कर लूं? मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूं कि ईडी वाले एक नोटिस के बाद पूछताछ की प्रक्रिया में इनके लोग सड़कों पे आए, और इनके नेता, इनके विधायक, ये सब ये कहते घूम रहे हैं कि देश के नौजवान को सड़कों पर आकर के इसका विरोध करना चाहिए।
मैं बहुत विनम्रता के साथ ये बात कह रहा हूं कि ऐसा कोई हिंदुस्तानी जिसको सेना में जाकर सेवा करनी है, जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो देश से माँ और मातृभूमि की तरह प्यार करता है, क्या वो बिना गुमराह किए, बिना भड़काए, क्या वो आगजनी पर उतरेगा, तोड़फोड़ पर उतरेगा? मेरा ये कहना है कि इन लोगों ने इस नई योजना को ईंधन बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां बेचने के लिए तवा और पतीले चढ़ा दिए हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम इन लोगों को बेनकाब करेंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, राजनीति है, आप इसको बेनकाब करिएगा, बिल्कुल आप सरकार में हैं, आपको करना भी चाहिए वीरेंद्र जी। लेकिन युवाओं का एक सवाल है ना, बेसिक सा सवाल ये है कि 4 साल के बाद क्या, 4 साल के बाद वो 75% युवा करेगा क्या? इस बात का अगर आपके पास कोई जवाब है और जिससे संतुष्ट हो सके युवा, और मेरे दर्शक भी जो युवा हैं वो सुन सके और उनको थोड़ी संतुष्टि हो कि सरकार वाकई हमारे बारे में सोच रही है कुछ अच्छा। मनु जी, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के या लोकदल के प्रवक्ता हैं, इनको तो कुछ भी कोई भी समझा ले, इन्होंने मानना नहीं है। नहीं, इनको नहीं समझाना है, मेरे दर्शकों को जो युवा है उनको समझा दीजिए, ठीक है? इनको मत समझाइए। मेरी बात पूरा करने का मेरा हक नहीं है? मेरा एक वाक्य पूरा होने से पहले आप शुरू हो जाते हैं। हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को समझाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता को समझाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तय करता हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। कृपा करके मनु जी और इस देश के नौजवान जो सेना में जाना चाहते हैं, वो भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों, तीनों विंग्स के प्रमुखों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर खूब उसका विस्तृत विवरण पड़ा हुआ है। उनको पता चल जाएगा कि 4 साल बाद जो 75% सैनिक वापस आएंगे अग्निवीर, उनके लिए एक नहीं अनेक अवसर पड़े हुए हैं। वे राज्य पुलिस में जा सकते हैं, वे केंद्रीय जो पुलिस बल है, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी, असम राइफल्स, वहां जा सकते हैं। वे अनेक अन्य सरकारी संगठनों में प्रेफरेंस के आधार पर, आरक्षण के आधार पर नौकरियां पा सकते हैं। और तो और 21 बरस का नौजवान, 23 बरस का नौजवान जो आएगा 4 साल की ट्रेनिंग लेकर के, मजबूत पर्सनालिटी बना करके, सशस्त्र प्रशिक्षण के साथ, उसके हाथ में 12 लाख रुपए की कोरी खरी बचत होगी। आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी रामेश्वर जी, आऊंगी। बात 12 लाख रुपए की कोरी खरी बचत होगी तो इससे ज्यादा। एक सेकंड पूरा करने दीजिए, पूरा कीजिए। महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं इसलिए मैं टोक नहीं दिया। ठीक है, प्लीज पूरा करने दीजिए। मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ, मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। 21 बरस का, इनको रोक दीजिए। मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ। रामेश्वर जी रुक जाइए। अगर भ्रम की स्थिति को वो दूर करना चाह रहे, रुक जाइए ना रामेश्वर जी, पूरी बात होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाँ जोगिंदर जी, आपके पास भी आऊंगी जी। वीरेंद्र जी, 22-23 वर्ष की उम्र में सेना से जो अग्निवीर अपना कार्यकाल पूरा करके लौटेगा, उसके पास करीब 12 लाख रुपए नकद उसकी बचत होगी। बताइए समाज में कौन इतनी उम्र में, इतनी कम उम्र में इतने कैश वाला, इतनी बचत वाला नौजवान आज की तारीख में होता है? यही नौजवान अगर कहीं स्कूल कॉलेज में जा रहे होंगे तो उनकी जेब में क्या होता है इतनी आयु में? यह क्या होगा? पैसा होगा, प्रशिक्षण होगा, अनुभव होगा, वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकेगा। वो अलग अलग सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्रेफरेंस के आधार पर अपना करियर बना सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं वो क्या करेगा। वो मान लीजिए कुछ भी नहीं करेगा तो समाज के भीतर भारतीय सेना से प्रशिक्षण प्राप्त अनुशासित नागरिक होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी और वो समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ उसकी प्रेजेंस मात्र बहुत बड़ी ताकत होगी। जब सेना से सेवानिवृत्त होकर के कोई व्यक्ति समाज में लौटता है ना, वो जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस कस्बे में रहता है, वहां असामाजिक तत्वों की हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। तो समाज के भीतर प्रशिक्षित सुसंस्कृत नौजवानों की संख्या बढ़ेगी।
इससे कौन लोग डरे हुए हैं? कौन वो घबराए हुए लोग हैं जो भारत के समाज को मजबूत नहीं होने देना चाहते, भारत की सेना को मजबूत नहीं होने देना चाहते? ये जानना और पूछना हमारा हक बनता है। और आज जो व्यवस्था थी अग्निवीर से पहले, जितने लोग सेना में, जितने नौजवानों को अवसर मिल रहा था ना मनु जी, नई व्यवस्था में कम से कम 3 गुना लोग सेना में और वो अपना करियर भी बनाएंगे, कोई IAS भी बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई। ठीक है वीरेंद्र जी, आपकी वीडियो पॉज हो गई है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है, आपकी बात आ गई है वीरेंद्र जी, आ गई है, आपकी बात आ गई है। रामेश्वर जी आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? क्या सवाल है आपका सरकार से? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा, फौज एक ऐसा एक सेंसिटिव मुद्दा था जो अब तक, आज तक देश आजाद हुआ तब से आज तक इसको हमेशा पॉलिटिक्स से अलग रखा गया। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है जो मौजूदा वक्त में फौज के तीनों कमांडरों को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। क्या सरकार का इतना दबाव हो गया देश के ऊपर? क्या इन युवाओं की जो मानसिकता है, युवाओं की नहीं रामेश्वर जी, अगर कुछ भ्रम की स्थिति थी और अगर तीनों सेनाओं के कमांडर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया, तो उसमें क्या गलत कर दिया? ये सिर्फ भ्रम नहीं है, ये हकीकत है देश की कि देश के साथ हो क्या रहा है। आप ये बताइए, जो ये बार बार ये कह रहे कि 4 गुना लोगों को रोजगार देंगे, क्या सिर्फ एक रोजगार है सेना? बिल्कुल नहीं, सेना एक देशभक्ति का पर्याय है। सेना के अंदर जो लोग जाते हैं वो अपनी राष्ट्र भावना के साथ जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपने बताया कि 4 गुना लोगों को रोजगार मिलेगा, इस चीज को आप कंफर्म क्यों नहीं करें कि 4 गुना जो लोग होंगे उनको सारी की सारी फैसिलिटीज जो एक सैनिक को मिलती है रेगुलर को, वो मिलेगी या उनको पेंशन मिलेगी? आप ये बताइए कि हम 3 गुना लोगों का भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं, हम उनको बीजेपी के दफ्तरों के लिए गार्ड की ड्यूटियां ऑफर कर रहे हैं, हम उनको अंबानी और अडानी जो ऑफिस है, जो उनके कारखाने उनके आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह की जो लोगों की दिमाग में जो चीज रहे हैं, आप उसको क्लियर कीजिए पहले, फिर उसके बाद बताइए कि इसके ये फायदे हैं। ठीक है, ठीक है, युवा को अपना फ्यूचर। ठीक है रामेश्वर जी, आपके सवाल को लेकर जाती हूँ मैं वीरेंद्र चौहान जी आपके पास में, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी सवाल। हाँ वीरेंद्र जी आ रही हूँ मैं। और पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि इफ यू विश टू लर्न टू फ्राई पकोड़ाज बिकम एन अग्निवीर। उन्होंने कहा है कि अगर आप पकोड़ा तलना सीखना चाहते हैं तो आप अग्निवीर बनिए, लेकिन अगर आप सोल्जर बनना चाहते हैं तो इस योजना के लिए अप्लाई मत करिए। Shame on you, Chidambaram, and shame on Congress, shame on Rahul Gandhi, जो भारत की सेना की गरिमापूर्ण नौकरी का इस तरह से हद्दा मजा कर रहे हैं। ये कायर लोग हैं, ये देश के दुश्मन है। मनु जी, वीरेंद्र जी अपने शब्दों पे कंट्रोल करिए। ठीक है मैं ठीक है जोगिंदर जी। वीरेंद्र जी ये वो मर्यादित भाषा नहीं है, ये मर्यादित भाषा नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल में ये मर्यादित भाषा नहीं है, अमर्यादित शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखेंगे वीरेंद्र चौहान जी। ठीक है जोगिंदर जी, ठीक है अगर इनकी पार्टी का वो खुदा खूसक नेता चिदम्बरम वो देश की सेना के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, नहीं, भाषा मर्यादित रखिए वीरेंद्र चौहान जी, ऐसे नहीं, भाषा को मर्यादित रखिए, आपको किसी के बारे में व्यक्तिगत मत होइए। पहली बात तो आप व्यक्तिगत मत होइए, भाषा की मर्यादा चिदम्बरम को सिखाइए पहले, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनसे कहिए वो माफी मांगे चिदम्बरम की इस वाहियात टिप्पणी के लिए। क्या देश की सेना को प्रयोग कर रहे हो? ठीक है, आप किसी पे पर्सनल अटैक मत करिए वीरेंद्र चौहान जी, आपको जो अपनी बात रखनी है पर्सनल अटैक मत करिए। सेना का अपमान करने का अधिकार किसी खूसट कांग्रेसी को नहीं दे सकता। ये वही लोग ना जिन्होंने ठीक है ना, एक बार आपने बोल दिया, बार उस शब्द को रिपीट मत कीजिए वीरेंद्र जी। ठीक है, वो अपोजिट नहीं करते। क्या जोगिंदर मोदी इस योजना को पकौड़े करने की योजना मानते हैं? क्या सोनिया गांधी भी मानती हैं? स्पष्ट करें कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी सेना की क्षमता पर सवाल उठाया था। क्या इनसे जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? क्या इनके परिवार का कोई आदमी सेना में नौकरी नहीं करता है? जो लोग देश की सीमाओं की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने वाले हैं, उनके लिए इतनी घटिया टिप्पणी की है चिदम्बरम ने,
तो कांग्रेस के प्रवक्ता को, जो यहाँ इस पैनल पर मौजूद है, माफी मांगनी चाहिए, उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। ठीक है वीरेंद्र जी, जोगिंदर जी आप क्या कह रहे थे, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं ओंकार सिंह जी आपके पास आऊंगी। काफी वक्त मनु जी देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खामी ये है कि जब भी कोई कानून लाना होता है कि संसद से क्यों बाहर लाए, किसान के कृषि कानून लाए, संसद से बाहर लाए, फिर बाद में मामला हुआ। एडवाइजरी कमेटी है पार्लियामेंट्री की, उसकी कोई राय नहीं है। और जो जितनी बात वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं ना, इनके जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वीके सिंह जी जनरल रहे हैं, वो इस योजना का फायदा नहीं गिना पाए। इनके सांसद वरुण गांधी जी इस पर आरोप लगा रहे हैं। जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं उनको सुन लीजिए। आज हमारे नहीं कुछ रक्षा विशेषज्ञ तो इसे गेम चेंजर योजना बता रहे हैं जोगिंदर जी, कि गेम चेंजर योजना है। जितने भी रक्षा विशेषज्ञ को अगर आप सुनेंगे तो और 4 साल में, मनु जी देखिए एक बात, आप इस योजना की खामियां देखिए। पहली बात तो सेना जो है वो रोजगार का साधन नहीं है, देश सेवा एक बात। और भारतीय सेना अपने आप में विश्व की सबसे पहली सेना है, उसको उसमें ऐसे कोई खामियां इस प्रकार के लिए जो खामियां बना के सेना का राजनीतिकरण किया जाए। दूसरी बात आप देखिए वीरेंद्र जी, सुन लीजिए ना वीरेंद्र जी, देखिए मुझे ना आपकी बात समझ में आ रही है ना जोगिंदर जी की बात समझ में आ रही है। मनु जी मैं बीच में नहीं बोल रहा, और जब मैं नहीं समझ रही तो दर्शक भी नहीं समझ रहे होंगे, तो एक एक करके बोल लेने दीजिए जोगिंदर जी। आप इनसे पूछ तो लीजिए फिर कि क्या ये चिदंबरम टिप्पणी के समर्थक हैं? हाँ बोलिए ना जोगिंदर जी। ठीक है उस टिप्पणी जी मनु जी देखिए, एक साल में लगभग 55,000 सैनिक जो है वो रिटायर होते हैं, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। जो 15 साल नौकरी करके आए हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। एक इस प्रकार से सेना में एक आस्था होती है, लंबा समय होता है, आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होता है। और आप देखिए ये कह रहे हैं कि जितने लोग लगाए जाएंगे उसमें से 25% को रखा जाएगा। पहली बात तो सेना के अंदर प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण लेने के बाद किसी के अंदर कोई भेद करना इतना आसान काम नहीं। आपस में दुराग्रह बढ़ेगा कि कौन से 25% रखे जाएंगे, कौन से 75% वो बाहर जाएंगे। एक दूसरे से ऐसी प्रतिस्पर्धा बनेगी, सेना मिलके एकजुट मिलके लड़ाई लड़ने की निकाय है, ये नहीं है कि उनके अंदर। ठीक है जोगिंदर जी आपकी बात आ गई है, आप कह रहे हैं कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और ठीक है हाँ ओंकार सिंह जी, हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी अपना सवाल रखिए, फिर दोनों के सवालों का जवाब मैं लूंगी बीजेपी के प्रवक्ता से। ओंकार सिंह जी, आपको क्या खामियां नजर आ रही हैं, क्या इसमें दुरुस्त करना चाहिए? मनु जी, जो युवा फौज में भर्ती होना चाहता है उसको कम से कम 2 या 3 साल लगते हैं तैयारी करने में। 2 या 3 साल तैयारी करके वो फौज में भर्ती होगा और तकरीबन 1 साल उसको फौज की ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। 1 साल ट्रेनिंग के बाद बाकी रह गए 3 साल। ठीक है, 3 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा। आप जरा सोचिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरियां होती हैं या जो अस्थायी नौकरियां होती हैं या लिमिटेड समय के लिए नौकरियां होती हैं, उसमें कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाता। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लो एक युवा की नौकरी 6 महीने की रहेगी, ठीक है, 3.5 साल उसके हो गए या 3 महीने की रहेगी, उसकी पोस्टिंग लेह लद्दाख में हो जाती है। ऐसी जगह हो जाती है जहां कोई संभावना होने का खतरा है, तो उसके परिवार वाले उसको रोक देंगे। हमारे दिल में सेना के प्रति बहुत अच्छी भावना है, हमारा जान भी जा जाए सेना के लिए तो हम अपने आप को सौभाग्यवान मानेंगे। लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी कर देना सेना की, अगर आप 25% को कहते हो कि 25% परमानेंट रखेंगे, तो मेरा तो ये विचार है कि आप 25% ही भर्ती कर लो, बाकी के 75% को और नौकरी आ रही हूँ वीरेंद्र जी, आ रही हूँ। अगर 75% 4 साल के बाद बेरोजगार होकर बाहर आ जाएंगे और ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको प्रशिक्षण होगा। ओंकार सिंह जी, उसके बाद जो 75% बाहर आएंगे उनके लिए भी तो जगह जगह रिजर्वेशन दिया गया है ना। कोस्ट गार्ड में 10% उनको रिजर्वेशन दिया गया है, ब्रिजिंग कोर्स हो, बैंक लोन हो, उसमें भी प्रावधान किया गया है। आप मनु जी उनको रिजर्वेशन देने के बजाय उनको तैयारी कर लेने दीजिए ना, उनको प्रॉपर किसी एग्जाम की तैयारी कर लेने दीजिए। ना इधर का रहेगा युवा, ना उधर का रहेगा। पहले बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच चुके हैं, दोबारा से फिर
अच्छा, जो 75% बाहर आएंगे, ये कहते हैं कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में उनको वरीयता मिलेगी। अगर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी हो तो युवा फौज की जगह पहले उसी को ज्वाइन कर ले। वहां तो पहले ही नौकरियां नहीं है, इन्होंने सरकार की नौकरियां तो खत्म कर दी। ये युवा पैदा कर रहे हैं अब अंबानी और अंडानी के लिए। ठीक है ओंकार सिंह जी, आपकी बात आ गई। वीरेंद्र चौहान जी से मैं इसका जवाब लेती हूँ। वीरेंद्र जी देखिए, पहला सवाल तो यह है विपक्ष का कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब आपको 25% ही लोग रखने हैं तो आप 25% ही भर्ती कीजिए ना। क्यों 100% कर रहे हैं कि 75% को बाद में आप बेरोजगार कर देंगे? देखिए, जब कोई विरोध के लिए विरोध करता है तो ऐसे कुतर्क गढ़ता है जैसे ओंकार जी और दूसरे कुछ हमारे मित्र गढ़ रहे हैं। सेना को बेहतर भर्ती प्रक्रिया देना, सेना को तरुणाई देना, सेना में जवानी का स्तर को बढ़ाना, इसकी क्या प्रक्रिया हो, इसके लिए ओंकार जी खुद को विशेषज्ञ बता रहे हैं। राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में उनकी पार्टी दर्जनों चुनाव हार गई, वो अपने आप को विशेषज्ञ बता रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग जिनको सेना के बारे में बहुत बड़ा विशेषज्ञ पोर्ट्रेट कर रहे हैं, जिनको सेना के बारे में सेना किस भावना से, किस ऊर्जा से, किस समर्पण के साथ काम करती है, उसका क ख ग भी नहीं पता, वे सलाहकार बन रहे हैं। मैं एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। भारत की सेना को 80 के दशक के अंत में ये इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होनी शुरू हुई थी, जो अब और करना शुरू किया है। दुनिया की अनेक सेनाएं हमसे ज्यादा यंग हैं, एजाइल हैं, हमको उनसे पीछे किसी कीमत पर नहीं रहना था। उसकी प्रक्रिया क्या हो, उसके लिए भारत की सेना ने, भारत की जो कि दुनिया की बेस्ट प्रोफेशनल सेनाओं में से एक सेना है, उसके उच्चाधिकारियों ने 2 बरस तक सारे संसार की भर्ती प्रक्रियाओं को अध्ययन किया। उनमें जो अच्छी चीजें थी उनको अपने लिए लिया, जो खराब चीजें थी उनको छोड़ दिया। उसके बाद एक योजना लेकर के आई। प्रतिपक्षी लोग केवल इसलिए कि ये योजना नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आई है, आंख मूंदकर इसमें नींद में निकाल रहे हैं। मैं कहूंगा कि देश को और नौजवानों को इन राजनीतिक लोगों पर भरोसा करने के बजाय देश की सेनाओं के प्रमुखों पर, देश की सेना के निष्पक्ष निरपेक्ष नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। अगर इस योजना के डिफेंस के लिए एक मिनट अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सेना के अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। अगर हम केवल पॉलिटिकल डिफेंस करते, रक्षा मंत्री करते, प्रधानमंत्री करते, कोई और मंत्री आकर के केवल डिफेंस करते, तो ये कहते सेना का राजनीतिकरण करते, कोई और मंत्री आकर के केवल डिफेंस करते तो ये कहते सेना का राजनीतिकरण हो रहा है। भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं। सेना के अधिकारी, प्रोफेशनल्स, वो सामने आकर सद्गुण गिनवा रहे हैं इस योजना का। साथ में ये कह रहे हैं कि कोई कमी खामी होगी तो उसको भी दूर कर लिया जाएगा। उसके बावजूद अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो विरोध के लिए विरोध कर रहा है। मैं एक कुतर्क की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके दर्शकों का। कुछ लोग इतनी घटिया बात कह रहे हैं कि 4 साल के लिए जो सेना में जाएगा, सेना सरहद पे खड़ा होगा बंदूक लेकर, वो सिर्फ इसलिए गोली नहीं चलाएगा, सिर्फ इसलिए नहीं लड़ेगा कि वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा होगा। अरे भाई, परिवार के बारे में तो वो सैनिक भी सोच रहा होता है जो 15 साल से सेवा कर रहा होता है। परिवार, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, उसको भी याद आ रहे होते हैं, लेकिन उस समय वो अपनी माँ, पत्नी, कमीशन का अधिकारी जो एनडीए से पास आउट होकर के अधिकारी जाते हैं, लड़ाइयों में शहीद होते हैं, मोर्चों पे शहीद होते हैं, कितनी आयु के होते हैं, क्या उनके पत्नी बच्चे नहीं होते? वो परिवार का नहीं सोचते? ऐसे तर्क गढ़ने वालों को मैं जलील कहूंगा, निर्लज्ज कहूंगा, और भारत की सेना और उसके बलिदान की भावना का निरादर करने वाले नहीं वीरेंद्र जी, आप थोड़े शब्दों का प्रयोग थोड़ा सोच समझ के करिए ना। आप क्या क्या बोल रहे हैं? आप टीवी डिबेट पे बैठे हैं। नहीं, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ भी बोल लेंगे। नहीं वीरेंद्र जी, ये अपील तो मेरी आपसे रहेगी कि आप थोड़ा शब्दों का, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। क्या सैनिक के कैरेक्टर पर सवाल उठाने के लिए, क्या सैनिक की मां और पिता के कैरेक्टर पर सवाल उठाने के लिए आपने इनको टोका? मैं तो टोकूंगा, मैं चिदंबरम से सवाल। ठीक है मेरा एक सवाल है, जरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है।
ठीक है, मेरा एक सवाल सुन लीजिए जरा। ये बताइए कि सरकार किसी भी कृषि बिल लेके आई, उसके बाद ये लगातार सरकार की तरफ से कहा गया कि दरअसल किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि कृषि बिल में बहुत फायदा है उनका। किसानों को समझ में नहीं आया, फिर सरकार को भी ये समझ में आया कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको वापस कर लिया। अब ये योजना आ रही है, इसको लेकर भी आप ये कह रहे हैं कि दरअसल युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो सरकार क्यों नहीं समझा पा रही, क्यों वक्त रहते समझा नहीं पाती है सरकार? फिर इस तरह से जब हमें प्रदर्शन देखने को मिलता है, उसके बाद कहा जाता है कि नहीं, भ्रमित किया जा रहा है युवाओं को। कौन कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? फैक्ट आपके सामने, आप मुझसे ज्यादा जानती हैं, अनुभवी हैं। देश में राजनीतिक रूप से नकारे हुए लोगों का एक कुंबा है, झुरमुंड है, झुंड है। वो मौका मिलते ही अपनी रोटियां सेकने चले आते हैं। आपको मालूम है, आपको याद है ना, आपने किसान आंदोलन याद करें, हमें तो इनकी राजनीतिक रोटियां सिक गई। नुकसान किसका है? नुकसान देश के युवा का है, नुकसान देश का है। मुझे एक बात कहने दीजिए, CAA कानून में देश के एक मुसलमान की नागरिकता नहीं जाएगी, ये सख्त खान लगातार कह रहे थे। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा दिल्ली में रैली करके कह रही थी सड़कों पर उतरना होगा, ये सबकी नागरिकता छीन लेंगे। इसी तरह भ्रम फैलाकर ये खुद नहीं, ये भ्रम फैलाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं वीरेंद्र चौहान जी? ये जो तथाकथित कुछ लोग जो हैं, ये कैसे भ्रम फैलाने में कामयाब हो जाते हैं? आपकी तरफ से कृषि कानून को लेकर भी जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया गया, तो इस योजना को आप समझाइए ना युवाओं को। आप समझाइए कि आपका इस योजना में ये फायदा है। ये लोग क्यों कामयाब हो रहे हैं उनको भ्रमित करने में? बहुत विनम्रता से आपको मैं बहुत विनम्रता से अपनी बात कह रहा हूं। नौजवानों में जो तबका इस योजना के लाभ को नहीं समझ रहा, उन्हें समझाना बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हम उस काम में लगे हैं। सेना की तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं। अच्छे लोग समाज में जो हैं, जो भारत के समाज में छात्र तेज को जगाना चाहते हैं, भारत की फौज का आधुनिकीकरण चाहते हैं, भारत के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, वो सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हर युग में दैत्य रहते हैं कि नहीं? भगवान श्री राम भारत को सुंदर अच्छा बनाना चाहते थे, राक्षस थे ना, पत्नी का अपहरण करके ले गए। ऋषियों के यज्ञ में लहू फेंकने, मांस फेंकने, उस समय भी लोग आ जाते थे। दैत्य हर युग में रहे हैं, देव हर युग में रहे हैं, अच्छे और बुरे लोग हर युग में रहे हैं। वीरेंद्र जी, एक मिनट में आपको टोकूंगी, एक मिनट में आपको टोकूंगी। देखिए, बेनकाब करेंगे, नौजवानों को समझाएंगे। मनु जी कहां पहुंच गए? आप हाँ बोलिए ओंकार सिंह जी बोलिए। मनु जी देखिए, डिबेट हो रही है अग्निपथ के ऊपर। मैं अगर युवा जहां ले जाना चाहते हैं, योजना है अग्निवीर, अग्निपथ योजना है। अग्निपथ योजना रहेगी, देश में अग्निवीर पैदा होते रहेंगे, बनेंगे। मनु जी चाहिए, बोलिए, सुन रही हूं मैं आपको। युवा भटक रहा है तो हमारे सबकी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, हम युवा को कि ये आंदोलन ऐसे ठीक नहीं है, और हम कर भी रहे हैं। लेकिन क्या एक ही पार्टी देश में देश प्रेमी रह गई है, बाकी सब देशद्रोही? नहीं, मेरे को ये बता दीजिए, ठीक है, आप दोनों ही बैठे हैं, ठीक है। वीरेंद्र चौहान जी युवाओं के बीच में जाके बोलेंगे कि देखिए ये आपके फायदे की योजना है, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। ओमकार सिंह जी क्या जाकर बोलेंगे युवाओं को? मनु जी, हम तो युवाओं को फिर अपील करते हैं, बार बार अपील करते हैं। नहीं, आप बोलेंगे क्या? आप उनको कैसे समझाएंगे? बोल रही? हाँ, आप ही से पूछ रही हूँ। आप कैसे बोलेंगे? उनके पास तो है, उनको जाके समझाना है कि देखिए आपके फायदे की योजना है, आप इस तरह से प्रदर्शन मत करिए। आप जाके क्या कहने वाले हैं युवाओं को? आज का प्रोग्राम अंबाला में था युवाओं का। अच्छा, हमने उस प्रोग्राम को कैंसिल किया। नहीं, माहौल ठीक नहीं है भाई, आप हिंसात्मक रास्ता रोकना छोड़ दीजिए। मतलब समझा आप भी नहीं पाए ना? समझा आप भी नहीं पाए, आपको कैंसिल करना पड़ा? कैंसिल इसलिए क्या मनु जी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भड़का भी सकते हैं। हमने समाज के साथ रहना है, हमने देश हित में काम करना है। मैं यही चाहती हूँ ओमकार सिंह जी, मैं यही चाहती हूँ। देखिए, देश हित में ना सिर्फ आपको, हम सबको काम करना है देश हित में।
तो आप देखिए, फिलहाल सबसे ज्यादा अभी प्राइमरी तौर पर यह जरूरी है कि कम से कम युवाओं के दिमाग में यह बात भरी जाए कि यह कोई तरीका नहीं है, आप इस तरह से प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के आप अपनी बात नहीं रख सकते। ठीक है, लास्ट कमेंट में जोगिंदर जी आपसे लेना चाहूंगी, फिर आपके पास आऊंगी वीरेंद्र चौहान जी। जोगिंदर जी, आपको कुछ कहना है अंत में? देखिए, हम बार बार ये करें, विशेष सत्र, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, तब तक अग्निपथ योजना को प्रतिबंध कर देना चाहिए और विशेष सत्र बुला के वहां पे। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी आपके पास है इसका कोई जवाब? विपक्ष कह रहा है कि विशेष सत्र आप बुलाइए, हमारी भी राय सुन लीजिए जरा, हमें क्या कहना है। संसद भवन में और ऐसे राजनीतिक दलों से सलाह करके तो नहीं लिए जा सकते जो सेना की सर्जिकल उठाते रहे हों। रुक जाओ, मुझे कहने दो। भारत की सेना नहीं, आप एक व्यक्ति से पूरी कांग्रेस को मत जज करिए ना, एक व्यक्ति से सिर्फ मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ, कोई पार्टी मत समझिए आप, विपक्ष। मेरी बात तो सुनिए ना, भारत की सेना के इतने महत्वपूर्ण निर्णय वो राजनीतिक आधार पर नहीं लिए जाते, वो प्रोफेशनल आधार पर लिए जाते हैं, लिए गए हैं। सुधार की कई गुंजाइशों की भारत की सेना कर लेगी, ठीक है, लेकिन डिस्कशन कौन कर रहा है? ठीक है, फिलहाल आप ठीक है, जो योजना की वापसी की बात कर रहे हैं, जो भारत की सेना में आधुनिकीकरण ना हो इसके लिए लड़ते रहे हैं, जिन्होंने वन रैंक। ठीक है, आपके पास भी बहुत सारे तर्क है राजनीति करने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी। आप सभी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी भी देश का युवा सड़कों पर है और अभी भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्यों युवाओं को समझाया नहीं गया अभी तक, क्यों जागरूक सरकार नहीं कर पा रही है अभी तक।